हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज पीआई की सीरीज की 7 नंबर की कक्षा की बात की जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायपालिका का जो मेजर प्रोविजन है वो भारत में कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। देखो यूएसए से लिया गया है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात ली गई है। सेकंड जो प्रोविजन लिया गया है वो लिया गया है रिमूव, न्यायाधीशों को हटाना, रिमूव ऑफ जस्टिस। थर्ड पॉइंट लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। और फोर्थ पॉइंट जहां से लिया गया है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये चार प्रोविजन न्यायपालिका से संबंधित कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए। एक न्यायपालिका में जो रिट की बात आती है, याचिका, रिट, पिटीशन, ये बात भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। बाकी न्यायपालिका जुडिशरी का सारा प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 158 द गवर्नर, according to article 58 governor shall not be a member of other house of parliament of other house of the legislature to any state specified in the schedule। अब देखो आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल संसद के किस सदन, पहली बात तो आर्टिकल 159 में क्या है? तो राज्यपाल की शर्तों का मेंशन किया गया है। किसका मेंशन किया गया? शर्तें या कंडीशंस का मेंशन किया गया है कि राज्यपाल की शर्तें क्या। राज्यपाल किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन या अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की विधानसभा, अब देखो अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य, पहली बात है कि राज्यों का जो मेंशन है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या किया गया है? राज्यों का मेंशन किया गया है। शेड्यूल फर्स्ट में किसका मेंशन है? राज्यों का मेंशन है। अब बात को समझना, अनुसूची 1 में लिखा गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो 28 राज्य जो मेंशन किए गए हैं वो किस अनुसूची में किया गया? भारत और उसके जो राज्य क्षेत्र है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, उनका मेंशन अनुसूची फर्स्ट में किया गया। तो संसद के किसी भी सदन, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस या अनुसूची 1 शेड्यूल फर्स्ट में निर्दिष्ट किसी राज्य, मतलब निर्दिष्ट राज्य का मतलब 28 राज्य की विधानमंडल, स्टेट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। कौन? राज्यपाल। ये बात किसमें है? तो अनुसूची सेकंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंशन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 1 में लिखा गया है कि दो बातें हैं। एक तो नाम है संघ का नाम, कि भारत का नेम क्या है, ठीक है। और सेकंड बात है टेरिटरीज, स्टेट कौन कौन से। तो देखो संघ का नाम है, संघ का नाम दिया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट या दैट कर लेना, इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान को भारत के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत यानी इंडिया जो कि राज्यों का संघ है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया थर्ड का आंसर क्या होगा? सी होगा। फर्स्ट आर्टिकल की बात की, फर्स्ट आर्टिकल में दो बातें हैं, एक तो संघ का नाम, देश का नाम क्या है, और एक राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम लिखा है भारत यानी इंडिया जो राज्यों का संघ है, या बोल सकते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4 है
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस इन भारत में निम्नलिखित में किस संविधान से भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया प्रेरित है? भारत के संविधान में किस देश से कानून बनाने की प्रक्रिया का मेंशन है? तो ब्रिटेन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ अमंग द फॉलोइंग प्रेसेड द अमेंडिंग पिक्चर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट दिस डाइवर्सिटी इन द अमेंडमेंट प्रोसेस बीच बट रियली फाउंड। इनमें से किस भारतीय संविधान संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन में प्रक्रिया में विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। मतलब एक कोटेशन है, किस कोटेशन किसने बोला था? तो ये कोटेशन केसी वहीर ने बोला था। केसी वहीर ने ये बातें बोली थी कि भारतीय संविधान की विशेषता प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि संशोधन विविधता में बुद्धिमानी, बहुत विविधता में क्या है? बुद्धिमानी, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। ये कोटेशन है, तो कोटेशन कई बार 5-7 कोटेशन आपको याद करने होंगे। विच ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिश ऑफ ए जीएसटी काउंसिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद की पहली बात, तो जीएसटी परिषद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और कब अप्लाई हुआ, कब इंप्लीमेशन हुआ? तो 1 जुलाई 2017 में क्या हुआ? लागू हुआ। और इसके तहत आर्टिकल 279 ए जोड़ा गया। और इसमें किसके प्रोविजन की बात की गई? तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के गठन की बात की गई। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो आर्टिकल 279 ए में जीएसटी परिषद की स्थापना की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी रिलेटेड टू द 3 लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 3 सूचियों से संबंधित केंद्र राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 3 सूचियां जो 3 लिस्ट है, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है, जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 सूची है, 3 लिस्ट है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसके संबंध में कौन सा क्या है? विषय सही है। तो फर्स्ट कोटेशन है, द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर कॉल्ड ए रेजिडरी सब्जेक्ट। जो विषय तीनों सूचियों में किसी भी में शामिल नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है या रेजिडरी पावर कहा जाता है। तो ये बात सही है कि आर्टिकल 248 में रेजिडरी पावर का मेंशन किया गया है कि जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट तीनों में ही मेंशन नहीं है वो ऑटोमेटिक किसमें चले जाते हैं? अवशिष्ट शक्तियों में चले जाते हैं, रेजिडरी पावर में चले जाते हैं। और रेजिडरी पावर का प्रावधान भारत में कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। तो फर्स्ट कोटेशन क्या है? सही है अपना। अब है, देयर इज एनी कंडीशन बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट देन द फॉर्मर प्रिविलेज। अब इस बात को समझ, यदि संघ सूची और राज्य सूची के मध्य कोई विरोधाभास है तो पूर्व ही मान्य होगा। पूर्व का मान्य है, जैसे आज कोई स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर को संघ सूची के मध्य कोई किसी प्रकार का विरोधाभास है और उसमें मान लीजिए प्रभाव संघ सूची का ज्यादा है तो संघ सूची में मान्य होगा, और प्रभाव राज्य सूची का ज्यादा है तो राज्य सूची का मान्य होगा। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। और ये ध्यान रखना, यदि आप समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट दे दे तो कॉन्करेंट लिस्ट पर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य डिस्प्यूट है तो किसका मान्य होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा, भारत सरकार का क्या होगा? मान्य होगा। तो ऑप्शन बी भी क्या है? करेक्ट है। When the parliament makes a law on the request of 2 or more state, then they made by a parliament in the state list applicable to all the state। जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची में संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों में लागू होगा। मतलब इसका अर्थ यह है कि जैसे
एमपी और राजस्थान ने कोई एग्रीमेंट किया कि हमारा ये राज्य सूची का विषय है, ये अब कानून कौन बनाएगी, इस पर पार्लियामेंट बनाएगी। आई बात समझ, इस पर कानून कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून राजस्थान और एमपी में ही वैलिड होगा, ऑल और इंडिया में क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। ये बात क्या है, कोटेशन गलत है। और इस बात का मेंशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 252 में किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों का अनुरोध करने पर कानून संसद बना सकती है राज्य सूची के किसी भी विषय पर वो कानून उन्हीं राज्यों में मान्य होगा जिन राज्यों ने क्या किया है, अपील की है, अपील की है। तो आंसर क्या होगा, ए व बी, सी कोटेशन इसका क्या है, गलत है। अब आता है व्हेन द वाज फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब बुलाया गया, फर्स्ट सेशन कब बुलाया गया। तो देखो ध्यान रखना है, चाहे संसद की बात की जाए, पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन की बात करें या लोकसभा के फर्स्ट सेशन की बात करें या राज्यसभा के फर्स्ट सेशन की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तीनों का ही फर्स्ट सेशन एक साथ एक ही दिन था, 13 मई 1952 को संसद का क्या बुलाया गया, प्रथम सत्र बुलाया गया। अब संसद का फर्स्ट सेशन का मतलब हो गया लोकसभा राज्यसभा का फर्स्ट सेशन भी 13 मई 1952 को है। नेक्स्ट आर्टिकल 85 में लिखा है कि पार्लियामेंट सेशन को आहूत कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात, 13 मई 1952 को 50 ईयर कब होते हैं, तो इसके 50 ईयर होते हैं 13 मई 2002 को होता है। और 13 मई 2002 को गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया गया था। स्वर्ण जयंती समारोह भारतीय संसद में कब मनाया गया, तो 13 मई 2002 को मनाया गया, क्योंकि फर्स्ट सेशन के कितने वर्ष हो गए, 50 ईयर्स हो गए थे। नेक्स्ट काम की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉस्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से किसका उल्लेख है। अब देखो किसका उल्लेख है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है या उद्देशिका बोल सकते हैं, इसमें किसका मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन। देखो ध्यान रखना, प्रस्तावना आपको इसमें याद होनी चाहिए। पहली बात है न्याय जस्टिस की बात की गई, सोशल की बात की, इकोनॉमिक बात की, पर प्रशासनिक वर्ड का यूज नहीं किया गया। पहला कोटेशन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है इसमें सेकंड कोटेशन है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ रिलीजन एंड वर्शिप की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात की। स्थिति और रोजगार जैसे वर्ड का यूज नहीं, बंधुत्व के साथ मानव की गरिमा की सुनिश्चितता, इसका भी कोई मेंशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना मतलब वर्शिप की फ्रीडम की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 10 नंबर का, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों को स्वीकार किया जाता है। इट इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स विच ऑफ एक्सपेक्टेड बाई ऑल द पीपल लिविंग इन कंट्री, मतलब उस देश में रहने वाले सभी लोगों से क्या किया जाता है, लिविंग इन ए कंट्री में रहने वाले सभी लोगों से स्वीकार किया जाता है। तो संविधान लिखित नियमों का एक समूह, कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों से स्वीकार किया जाता है। ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सीधी सी बात है, संविधान का डेफिनेशन पूछी गई है। विच आर टू मोस्ट एसेंशियल राइट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं। तो देखो 2 आवश्यक जो अधिकार है, समानता, ऑप्शन देखो इसमें समानता स्वतंत्रता। अब इसमें ऑप्शन देखकर आपको समझना पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी संविधान में ऐसा नहीं, आपको जो लगता है वो क्या होता है, मान्य होता है। इसमें है इक्वलिटी और लिबर्टी की बात की, समानता और स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्रता निवारक प्रिवेंशन डिटेंशन की बात की, इक्वलिटी एक्सप्लोइटेशन की बात की गई, एक्सप्लोइटेशन और प्रिवेंशन डिटेंशन की बात की गई। देखो पहली बात तो लोकतंत्र के लिए आपको चाहिए स्वतंत्रता, लिबर्टी या फ्रीडम की बात, और उसके साथ आपको क्या चाहिए, समानता चाहिए, इक्वलिटी और लिबर्टी की बात की गई है। तो इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखना। बाकी में थोड़ा आवश्यक सब है,
पर इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो समानता और स्वतंत्रता। पहली बात तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम की बात की गई, और फ्रीडम के साथ क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज प्लेस ऑफ कलकत्ता। इनमें से किस अधिनियम की कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित की गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह ध्यान रखना है कि दिल्ली जो भारत की कैपिटल है वो कब घोषित की गई। तो दिल्ली भारत की कैपिटल है वो 1911 में, सॉरी 1911 में क्या की गई 1911 में क्या की गई, भारत की कैपिटल घोषित की गई थी। क्लियर होगी बात। अब आगे बात करते हैं। अब 1911 से जस्ट पहले एक्ट देखो, इसमें से कौन सा है, तो 1909 का जो एक्ट है वो जस्ट पहले, तो 1909 का जो अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, या भारत परिषद अधिनियम के तहत किसकी बात की गई थी, दिल्ली जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की गई थी भारत की, जॉर्ज पंचम के समय की गई थी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं इनसे कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं। सबसे लंबा व लिखित संविधान है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, एक स्रोत से लिया गया, एक स्रोत से नहीं लिया गया भारतीय संविधान। भारतीय संविधान बहुत से देशों से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, यूएसए से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा से। तो भारतीय संविधान में टेकन फ्रॉम वन रिसोर्सेज नहीं, भारतीय संविधान में बहुत देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा। और भारतीय संविधान में किस देश से कुछ नहीं लिया गया, तो भारतीय संविधान में चाइना देश से कुछ नहीं लिया गया। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। अब देखो इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, घोषित किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसने प्रस्तुत किया था पंडित जी। इसी कारण प्रस्तावना को आप उद्देश्य का पढ़ते हो कई बार। नेक्स्ट, संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या कर लिया था, एक्सपेक्टेड कर लिया था। ठीक है, और क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, प्रियम्बल को कब स्वीकार किया, तो 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया। और प्रियम्बल लागू कब होती है, इन प्रियम्बल इनटू फोर्स कब होती है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या होती है, प्रस्तावना लागू होती है। तो आंसर क्या होगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन जो भारतीय संविधान है उसका उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है। तो देखो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है मामला उसमें है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बात सही है, सरकार के 3 अंग होते हैं जिनका नाम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है, जिनका नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही है। सेकंड है, देयर इज सेपरेशन ऑफ फंक्शन इंस्टेड टू पावर, शक्तियों की बजाय कार्यों का पृथक्करण किया गया। बात सही है, विधायिका के अलग कार्य है, कार्यपालिका के अलग कार्य है, न्यायपालिका का कार्य है। जैसे विधायिका या लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका का अर्थ होता है कानून बनाना, मेड बाय लॉ। कार्यपालिका का अर्थ होता है कानून को लागू करना, इंप्लीमेशन ऑफ रूल। और न्यायपालिका का क्या होता है, न्याय करना होता है। ठीक है, सरकार के सभी अंग स्वतंत्र नहीं है, सरकार के सभी अंग स्वतंत्र क्यों नहीं है, इसके पीछे 2 बातें समझनी है। पहली बात तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है।
पार्लियामेंट्री क्या है, सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का अर्थ होता है कि जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है, वो किस पर डिपेंडेंट रहती है, तो वो लेजिस्लेटिव पर डिपेंडेंट रहती है। तो स्वतंत्र नहीं हुई भाई, का एग्जीक्यूटिव तभी तक रहती है जब तक लेजिस्लेटिव का समर्थन है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का कंट्रोल रहता है। तो ये बी कोटेशन कंप्लीट। परंतु ध्यान रखना, आर्टिकल जो 50 है उसमें ध्यान रखना, न्यायपालिका को किसने अलग किया गया, जो जुडिशरी है या न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका को कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से क्या किया गया है, अलग किया गया। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है। अब देखो, फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्राइम मिनिस्टर इज डिक्लेयर देयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। भारतीय संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है, नहीं देता है। आपातकालीन शक्तियां किसके पास होती हैं, तो राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कोटेशन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द अपलिमेंट ऑफ द डिप्रूव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति, बात करेक्ट है। ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो निम्न वर्ग होता है उसके उत्थान के लिए क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं। द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट एम्पावर जुडिशियल रिव्यू, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक शक्ति दी गई है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात आर्टिकल 137 में अपन ने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक शक्ति है। और यह भी मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास क्या है, जुडिशियल पावर दिए गए। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। आर्टिकल 326 में लिखा है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी मतदाता क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये बात बताई थी। तो इसमें देखो 16 नंबर में अपना आंसर क्या होगा, क्या है, कौन सा कथन गलत है। तो देखो गलत हो गया 1 और 3, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन, भारतीय संविधान, कौन सा कथन भारतीय संविधान विशेषता क्यों गलत है। देखो, अबाउट इंडिया फेडरल सिस्टम द वर्ड यूनियन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं। पहली बात तो इसने एसएससी ने यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दी, संघ शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में। क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं, पहले सी है इसका। ठीक है, क्या है, सी है, मतलब सेकंड और थर्ड को क्या माना है, गलत माना है, और फर्स्ट क्या माना है, इसने ऑप्शन सही माना है। अब ये फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, गलत है, मैं बता देता हूं। भारत में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मैंने बताया था केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का डिवाइडेशन है, लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं। संविधान में संघ या यूनियन शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, पर ध्यान रखना फेडरल वर्ड का यूज भारतीय संविधान में नहीं किया गया। तो यहां संघीय या यूनियन की जगह, संघ की जगह तो क्या आना चाहिए था, संघीय शब्द आना चाहिए था, और यूनियन की जगह क्या आना चाहिए था, फेडरल वर्ड आना चाहिए था, तब जाकर ये कोटेशन क्या होता, सही होता। पर इसने एसएससी कोटेशन सही बांध रखा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में क्या है, गलत है। संविधान के अनुच्छेद 5 में क्या है, संसद कानून बनाकर एक नए राज्य गठन कर सकती है। देखो ये नए राज्यों के फॉर्मेशन की बात आर्टिकल 3 में की गई। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है, एवरी स्टेट लेजिस्लेटर कैन मेक लॉ फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेटर। संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, नहीं बना सकता, ये भी ध्यान रखना। यूनियन जो लिस्ट है उस पर कानून कौन बना सकती है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। राज्य विधानमंडल है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है,
और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कौन करंट लिस्ट पर कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट होगा। बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लिस्ट कैन पास लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकते हैं। संसद और राज्य समवर्ती सूची जो होती है कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। बात क्या है, सही है। पर विवाद डिस्प्यूट होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल क्या होता है, मान्य होता है। तो सी आंसर अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंडिया। संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित की गई। देखो, एकात्मक का कोई यूज नहीं, नास्तिक का एथिस्ट का कोई यूज नहीं है, सेकुलर शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। सरदार सरवण सिंह समिति या सरदार सरवण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे। एक वर्ड जोड़ा गया था उसमें समाजवाद, सोशलिज्म। एक वर्ड जोड़ा गया था उसमें पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, और थर्ड वर्ड जोड़ा गया था अखंडता, मतलब इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। कितने वर्ड जोड़े गए थे, 3। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द या सेकुलरिज्म जैसे वर्ड का यूज किया गया। तो आंसर क्या होगा, सी। संघीय राज्य का भी कोई मेंशन नहीं है। तो ऐसा अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म वर्ड कब जोड़ा गया, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन में। यह क्वेश्चन दे सकता है कि मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। तो ये तीनों शब्द है वो मूल प्रस्तावना में नहीं थे। नेक्स्ट 19 नंबर, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑर्डर इज करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना में से कौन सा शब्द का क्रम सही है। अब इसमें बड़ी अच्छी बात ध्यान से सुननी है। 19 नंबर का अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब 19 नंबर के क्वेश्चन की बात यह है कि प्रस्तावना में शब्दों का क्रम क्या है। तो प्रस्तावना में शब्दों का क्रम है वो अपना रहता है संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सॉवरेन, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक देश की बात की गई। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, डी ऑप्शन होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिओर्गेनाइजेशन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989। 1989 में किस समिति की स्थानीय सरकार की निकायों के संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। अब इसमें बात समझना, बात यह बनती है कि किस समिति की सिफारिश पर स्थानीय निकाय की संस्थाओं की सिफारिश की थी। तो इसमें मामला यह बनता है ध्यान रखना, कुछ कमेटी है जैसे पीके थगुन समिति है, तो इसका फॉर्मेशन कब किया गया, तो 1989 में किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो 1978 में किया गया। वर्मा समिति का गठन है वो कब किया गया, तो वर्मा समिति का गठन है वो किया गया था 1999। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो कब किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो किया गया था 1947 में। तो देखो 1987 में किस समिति का, पीके थगुन समिति की कमेटी की बात की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हो चुका था अपना, इसका थोड़ा सा उसमें मैंने बता रखा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 344 ब्रैकेट में 1 से लेकर एंड 30 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिलेटेड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 1 से 351 से संबंधित है CHSL 2024 का। अब देखो इसमें बात करते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि पार्ट जो 17 है, किसकी बात की गई है, पार्ट 17। और पार्ट 17 है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो पार्ट 17 है
वो आर्टिकल 343 से 351 तक है। ध्यान, किस तक है? 351 तक है। और इसमें किसका मेंशन किया गया है? तो इसमें लैंग्वेज का मेंशन किया गया है। किसका मेंशन किया गया? लैंग्वेज, मतलब भाषा का उल्लेख किया गया है। किसका मेंशन किया गया है? लैंग्वेज का मेंशन किया गया है, भाषा का मेंशन किया गया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन है कि किस अनुसूची से संबंध भाषाओं का है? तो अनुसूची 8 है, उसका संबंध किससे है? भाषाओं से। अब देखो, जब मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? तो 8 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 लैंग्वेज है। सॉरी, अनुसूची 8 में जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी भाषाएं थी? तो उसमें अनुसूची 8 में, शेड्यूल 8 में जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 लैंग्वेज थी। वर्तमान में कितनी है? 22 लैंग्वेज है। अब देखो इसमें कब कौन सी जुड़ेगी, इसको एक बार ध्यान रखना। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत कौन सी भाषा ऐड की गई? तो सिंधी भाषा क्या की गई? ऐड की गई। और सिंधी भाषा है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बोली जाती है, इसी कारण सिंधी भाषा को कच्छी बोली भी कहते हैं। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत कितनी भाषाएं ऐड की गई? तो 3 भाषाएं ऐड की गई थी। फॉर्मूला है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। एक भाषा कौन सी जोड़ी गई? नेपाली जोड़ी गई। एक भाषा कौन सी जोड़ी गई? मणिपुरी जोड़ी गई। और एक भाषा कौन सी जोड़ दी गई? कोंकणी भाषा जोड़ दी गई। ये 3 भाषाएं जोड़ दी गई 71 कॉन्स्टिट्यूशन। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2004 के द्वारा कितनी भाषाएं ऐड की गई? 4। एक भाषा ऐड की गई थी बोडो, एक भाषा ऐड की गई थी डोगरी, एक भाषा ऐड की गई थी मैथिली, और एक भाषा ऐड की गई थी कौन सी? संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं इसमें क्या की गई थी? ऐड की गई थी। तो अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। राजभाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है, पार्ट से 17 में है, 351 से 300। अब देखो इसमें कंफ्यूजन करने के लिए आपको क्या दे दिया? 344 ब्रैकेट में बंद दे दिया, और कोई ज्यादा मामला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 22। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया। अडल्ट सरपेज की बात की गई। किसकी बात की गई? अडल्ट सरपेज की बात की गई कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाना चाहिए। यह बात पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान के बारे में कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है, किस भारतीय संघ व्यवस्था की सौदाबाजी संघवाद के रूप में बनी? हु डिक्लेयर्ड इंडियन फेडरल सिस्टम आर बिनिंग फेडरलिज्म। अब देखो इसकी बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये बनता है कि किस भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी का संघवाद के रूप में क्या की गई? बात की गई थी। तो इसमें एक कोटेशन है, तो इसमें आंसर क्या होगा अपना? इसमें आंसर होगा मॉरिस जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्न किस देश से ली गई? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच फॉलोइंग कंट्रीज। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बात को समझना है। 24 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संबंध है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में है जीवन, प्राण एवं देह स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
पर्सनल लिबर्टी की बात की है। जीवन जीने का अधिकार है वो किसमें, आर्टिकल 21। और इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अनुच्छेद 21 से अलग नहीं किया जा सकता। और ये प्रोविजन भारत में कहां से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय, देखो संघीय का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के मध्य डिवाइडेशन होना चाहिए पावर्स का, ठीक है। सेंटर और स्टेट के मध्य क्या होना चाहिए, डिवाइडेशन होना चाहिए। देखो शक्तियों का विभाजन मतलब सेंट्रल और स्टेट के मध्य डिवाइडेशन। लिखित संविधान ये भी है। ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS, IPS और IFS। और डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार, ये भी किसका है। अब देखो अखिल भारतीय सेवाएं किसके पास पावर होता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। मतलब ये फेडरल सिस्टम का नहीं है, ये एकात्मक सिस्टम का है। तो आंसर क्या होगा इसका, तो सी होगा। तो ये यूनिटरी सिस्टम की विशेषता बताता है, जबकि ये फेडरल सिस्टम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट इन इंडिया। निम्न से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब आगे बात समझना, संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट। पहली बात की जाए भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। और कहां की गई थी, तो न्यू दिल्ली में की गई। अब इसके जस्ट पहले एक्ट ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लगभग ये मानना जो भी स्थापना होती जस्ट उसके पहले वाले एक्ट से होती। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिश की बात पूछे तो 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। तो आंसर क्या होगा, 26 नंबर का अपना क्या होगा, 26 का आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आता है, इन विच द वाज डोवेरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये ध्यान रखना पार्लियामेंट का फर्स्ट ज्वाइंट सेशन को बुलाया गया 1961। और फर्स्ट ज्वाइंट सेशन है वो 1961 में बुलाया गया। और किससे संबंधित था वो, तो दहेज से संबंधित था, डोवेरी से क्या था, रिलेटेड था। तो दहेज एक्ट कब बुलाया गया, तो 1961 में। और ज्वाइंट सेशन है वो किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, तो 108 के तहत बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सर्विस विच गिव द राइट टू वोट टू सिटीजन अबव 18 ईयर्स एज इन इंडिया। ध्यान रखना, वोट देने का अधिकार मतलब सीधी सी बात है इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन का संबंध किससे है, किस आर्टिकल से, तो इलेक्शन कमीशन का संबंध है आर्टिकल 324 से 329 तक है। अब पहली बात तो देखो 324 से 329 के बीच में एक ही आर्टिकल आ रहा है, 326 आ रहा है। तो आंसर सीधी सी बात है कौन सा होगा, यही होगा। अब इसमें बात थोड़ी सी और समझ लें अपन, और बात यह समझें इसके तहत कि अनुच्छेद 326 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है, राइट टू वोट की बात की गई है। और 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत वोटर्स की एज 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 ईयर्स कर दी गई है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 28 नंबर का। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किए गए किस संशोधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड इन सितंबर 2003 में इज नाउ ए नारी शक्ति वंदन एक्ट। मतलब सीधी सी बात है महिला आरक्षण की बात की गई। किसकी बात की गई है, महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन की बात की गई। पहली बात तो ये अधिनियम कौन सा था, अधिनियम बोल सकते हैं या एक्ट बोल सकते हैं, बात देखिए। तो ये एक्ट था वो था 128 नंबर का क्या था, एक्ट था।
क्लियर है बात। एक्ट कौन सा था? 128। और जब यह संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, तो कितने नंबर हो गया? 106। अब क्वेश्चन पूछ रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संविधान संशोधन कौन सा है? तो 106 है। और एक्ट पूछे तो कौन सा है? 128। ठीक है। अब इसमें बात ध्यान रखना, इसमें बात यह ध्यान रखनी है आपको कि इस एक्ट के तहत लोकसभा एंड विधानसभा, मतलब लेजिस्लेचर असेंबली की बात की गई है, विधानसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन की बात की गई है। और इनमें वुमेन्स रिजर्वेशन कितना दिया जाएगा? 33% क्या दिया जाएगा? वुमेन्स रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर बात। अब इनमें आर्टिकल भी ध्यान रखना है। इसका आर्टिकल कौन सा होगा? 330 ए होगा। और इसका आर्टिकल कौन सा होगा? 332 ए। अब केवल 330 दे आपको, तो लोकसभा में SC ST के रिजर्वेशन की बात की। केवल 332 दे तो विधानसभा में SC ST की बात है, SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है। और वुमेन्स रिजर्वेशन है वो कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा? तो ध्यान रखना है, वुमेन्स रिजर्वेशन है वो 15 ईयर्स के लिए दिया जाएगा। और अभी लागू नहीं हुआ है, कब तक लागू होगा? 2026 में यह दिन क्या होगा? लागू होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 101 संविधान संशोधन अधिनियम प्रणाली की शुरुआत। द 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। मतलब 101वां संविधान संशोधन में बहुत बार बता चुका हूं, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। किससे संबंधित है? गुड एंड सर्विस से, टैक्स से संबंधित है, GST से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है। और GST से रिलेटेड है। और इसके तहत एक आर्टिकल अपन ने ये बताया था 279 ए जोड़ा गया, GST परिषद के अध्यक्ष। और ये टैक्स से संबंधित, गुड एंड सर्विस टैक्स, और एक देश एक कर से, 1 कंट्री 1 टैक्स से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आज इतने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगामी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।